नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत। की चार बड़ी खबरों पर और विस्तार से समझते हैं। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में धर्मांतरण के कथित मामले को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। उसने धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए कल सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए। राजनांदगांव के किसान खाद की कमी और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं। कालाबाजारी के मामलों में किसानों ने पिछले दिनों SDM को ज्ञापन सौंपा था। तीसरी तस्वीर, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन का उदासीन रवैया है। प्रदेश में 39% लोगों को पहली और 12% लोगों को दूसरी खुराक मिल पाई है। चौथी तस्वीर देखिए आप कि छत्तीसगढ़ में मानसून के फिर सक्रिय होने के बाद अब मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 3 से 4 दिन तक प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। 10 सितंबर तक बस्तर इलाके में भी भारी बारिश के आसार हैं। तो इन चार तस्वीरों के बाद जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं खबरों को। सबसे पहले बात रायपुर की करते हैं। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में धर्मांतरण के कथित मामले को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। उसने धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए कल सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। भाजपा का कहना है कि अगर कल तक दोषियों के खिलाफ FIR नहीं हुई तो वे बूढ़ा तालाब के पास धरना स्थल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वे खुद गिरफ्तारी देंगे। इससे पहले बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरानी बस्ती थाने के सामने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इस मामले के शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही केस दर्ज किया जा रहा है। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की करीब 1 घंटे तक इस मुद्दे को लेकर बैठक और चर्चा हुई, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। भाजपा के ज्ञापन पर पुलिस ने कहा है कि सारे तथ्यों की जांच, आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने ज्ञापन एक FIR के रूप में दिया है। FIR दर्ज करने की बात की है। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ दिया है। धर्मांतरण जो करा रहे थे उनके खिलाफ जुर्म दर्ज नहीं हुआ है। जुर्म दर्ज किया गया है जो शिकायत करता थे उन्हीं के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। धर्मांतरण कराने के दोनों धाराओं में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। अगर वो गिरफ्तारी नहीं हुई 11 बजे तक तो एक बड़ा धरना कल हम देंगे बूढ़ा तालाब के पास। इन्होंने अपनी मांगों को रखा है और हमारे पास जो भी तथ्य आएंगे उससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। तो जैसे भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी, इसमें बनती है जो भी, उसमें कार्रवाई करेंगे। और महिला आयोग की सुनवाई में पहुंचे डॉक्टर मनोज लाहौटी की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर ने महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मारपीट करने वाला अभिषेक सिंह तो केवल मोहरा है, इन सब के पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके साथ पहले फोन से सेटलमेंट करने की कोशिश की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर लाहौटी से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनके साथ महिला आयोग के दफ्तर में हुई पूरी घटना की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। वहीं इस मामले को लेकर रायपुर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर विमल चोपड़ा के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता राजभवन भी पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सचिव को सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उधर अंबिकापुर समेत कई शहरों में भाजपा महिला मोर्चा ने पुतला दहन कर इस मामले की जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर, अभिषेक जी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मोहरा है। अभिषेक जी ने इस तरह का कदम कैसे उठाया, ऐसे मुझे क्यों मारा, सभी को ये तो एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को मारना। कुछ दिन पहले मेरे को फोन भी आया था कि आप ले दे करके कुछ इसको निपट लीजिए। ये सर विवेचना का विषय है कि मैडम कैसे इसमें से पल्ला झाड़ सकती है। AICC संचार विभाग की सदस्य राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल के कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार बेहतर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने भी गंगा जल लेकर किसानों की ऋण माफी की कसम खाई थी। उन्हें खुशी है कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बचे हुए कार्यकाल में राज्य सरकार अपना सारा काम और वादा पूरा करेगी। खेड़ा ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सभी गैर भाजपा राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। न तो राज्यों को सही समय पर फंड मिल रहा है और न ही केंद्र की योजनाओं का लाभ। शराबबंदी के सवाल पर कहा कि गंगा जल की कसम कृषि ऋण माफी को लेकर खाई थी, शराबबंदी का उसमें कोई जिक्र नहीं था। कांग्रेस
कांग्रेस ने जो बोला, गंगा जल रे के वादा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो हमने पूरा किया। शराबबंदी को लेके हमने गंगा जल लेके कोई वादा नहीं किया था। मैं उस प्रेस वार्ता में थी और मैं क्लैरिटी से ये बात बोल रही हूँ, ये बात नहीं कही। जो वादे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहती हूँ कि जितने भी वादे भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, 5 साल पूरे होने से पहले सारे किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक ली है, जिसमें खनिजों के विकास के साथ ही उससे संबंधित लगभग 267 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। यह प्रस्ताव खनिज साधन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है। इस जानकारी के मुताबिक राज्य शासन को प्रति वर्ष खनिज राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि में से 5% राशि खनिज विकास निधि में रखी जाती है, जिसका उपयोग प्रदेश में खनिज के विकास और नए खनिज क्षेत्रों की खोज इसमें किया जाता है। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में केरवा कोल ब्लॉक, आयरन और डिपॉजिट 4 के विकास, बॉक्साइट के नए क्षेत्रों की खोज, खनिजों के सर्वेक्षण और खनिज गतिविधियों के लिए संचालित ऑनलाइन खनिज पोर्टल को अपग्रेड करने का प्रस्ताव शामिल है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए सर्वे 1 सितंबर से शुरू हो गया है। डेटा आयोग के अध्यक्ष ने जनगणना के लिए कई समाज के सदस्यों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए अवसरों की समानता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% किया गया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कमेटी का गठन कर पोर्टल ऐप के जरिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सर्वे के लिए 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सुपरवाइजर जो नियुक्त हैं ग्राम पंचायत लेवल पर और शहरी निकायों में वार्ड लेवल पर, उनके माध्यम से हम सर्वेक्षण का कार्य करा रहे हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है, इसका सही रूप से हम डाटा संकलन कर सकें। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, जिसके अधिग्रहण का काम राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। राज्य सरकार के राजपत्र में अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संचालन के लिए डीन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और अस्पताल अधीक्षक की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने किसी निजी शिक्षा संस्थान का अधिग्रहण किया हो और विभाग के अपर सचिव ने कल शाम को ही कॉलेज संचालन के लिए जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया हो, जिसके तहत डॉक्टर पी.के. पात्रा को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का डीन, दुर्ग की अपर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना को ओएसडी और प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को अस्पताल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इन बच्चों के लिए राजपत्र है, उसमें प्रकाशन होने के पश्चात कलेक्टर दुर्ग को कॉलेज का आधिपत्य लेने के लिए अधिकृत किए गए थे। उस परिप्रेक्ष्य में कॉलेज का आधिपत्य एक दल द्वारा लिया गया है। और अब बात डेंगू की। रायपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल डेंगू के मामलों की अगर बात करें तो करीब 90% केस रायपुर और दुर्ग जिले से हैं। इसके अलावा लगभग 12 और जिलों में डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि समय पर लोगों को इलाज मिल सके। मंत्री सिंहदेव के मुताबिक छत्तीसगढ़ में डेंगू के मरीज जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार का वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है। फिर भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। डेंगू का लार्वा ज्यादा फैले नहीं, इसलिए दवाई छिड़कने का काम वो खुद अपने निर्देश में देख रहे हैं। जिला प्रशासन कलेक्टर से भी लगातार इसमें बात होती है, नगर निगम प्रशासन कमिश्नर साहब से भी बात होती है। समय समय पर मैंने प्रयास किया है मेयर साहब से भी संपर्क करके, और सब लगे हैं अपनी तरफ से, ढील की गुंजाइश नहीं है। और इधर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस यूपी से रायपुर लेकर पहुंची और कोर्ट में पेश करके उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि नंद कुमार बघेल की यूपी के लखनऊ में आपत्तिजनक टिप्पणी पर रायपुर के डीडी नगर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद सीएसपी के नेतृत्व में एक टीम उनकी लोकेशन लेकर यूपी के आगरा गई और उन्हें वहां से हिरासत में लेकर आज सुबह रायपुर पहुंची।
विधिवत गिरफ्तारी कर उन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां नंद कुमार बघेल ने कोई जमानत आवेदन नहीं लगाया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की गई है, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी लगाने की स्थिति में पहले सुनवाई करने की राहत दी थी। बीडी नगर का थाने में प्रकरण पंजीबद्ध था 153A और 505 IPC के तहत, जिसमें नंद कुमार बघेल जी की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें आज कोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम, जिसके अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के भतीजे संदीप चंद्राकर की हत्या के चौथे फरार आरोपी को पुलिस की स्पेशल टीम ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी का पता बताने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी गरियाबंद पुलिस ने किया है। हत्या के 4 आरोपी हैं जो नवापारा इलाके के पिपरौद गांव के रहने वाले हैं और एक ही परिवार के हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त को सुबह फिंगेश्वर के बोरिन चौक में दिन दहाड़े संदीप चंद्राकर की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने नरहरि राहुल और हरीश चंद्र को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, जबकि श्रीहरि राजवंशी फरार था। पुलिस को उसके ओडिशा में छिपे होने की सूचना मिली और टीम ने वहां पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। संदीप चंद्राकर नामक व्यक्ति की 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। आरोपी बार बार अपना पता ठिकाना बदल रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड में न्यायालय भेजा गया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सभी आईजी और एसपी की बैठक ली। उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए छोटी छोटी घटनाओं पर संज्ञान लेने और उन्हें रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्तव्य के प्रति लापरवाह थानेदारों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में हुई वर्चुअल बैठक में डीजीपी ने बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देने को कहा। साथ ही डीजीपी ने पुलिस का कमजोर होते हुए सूचना तंत्र, जिसको लेकर मजबूत करने की मांग उठी, जरूरत बताई। साथ ही तत्काल रिस्पांस करने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसपी से थानों का औचक निरीक्षण करने और वहां लोगों की शिकायतें भी सुनने के अलावा लगातार पेट्रोलिंग और संवेदनशील इलाकों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ के टीवी टावर इलाके में एक मकान की बाउंड्री वॉल ढहने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जाता है कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त तीनों बच्चे दीवार के किनारे खेल रहे थे। दीवार पुरानी थी और जर्जर हो चुकी थी। तेज हवा के दौरान दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें तीनों बच्चे दीवार की चपेट में आ गए। इस हादसे में 12 साल के अंशु साहू की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ कुछ कंचा वंचा खेल रहे थे, फिर ये अचानक से दीवार ना उनके ऊपर गिर गया। हवा तेज कर रहा था और फिर ये उसके हवा के चक्कर में गिरा। एक पुरानी दीवार गिरने से 3 बच्चे दब गए थे, जिसमें अभी तक की जो खबर आई है उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। 2 बच्चों को जो घायल हुए उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अभी तक इससे पुलिस जांच कर रही है और जैसे इसमें तथ्य आगे आते जाएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई। बात रायगढ़ जिले की ही करते हैं, जहां सरकारी स्कूल में कम हो रहे एडमिशन ने शिक्षा विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। जिले के 3,400 स्कूलों में से 446 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 20 से भी कम है। इतना ही नहीं, 76 स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। कम दर्ज संख्या होने की वजह से स्कूलों को शासन ने अनुदान भी नहीं दिया है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में सम्मिलित करने के संबंध में राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है। पिछले 1.5 सालों से कोरोना काल का असर है न सिर्फ स्कूल, जबकि शिक्षा की गुणवत्ता और उसके कामकाज पर भी पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शासन के नियमानुसार प्रत्येक 3 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल, 5 किलोमीटर में मिडिल और 7 किलोमीटर में एक हाई स्कूल होना जरूरी है। ऐसे में कम दर्ज संख्या के बावजूद ऐसे स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा का स्तर अच्छा होता तो बच्चे अपनी जगह छोड़ के बाहर क्यों जाते पढ़ने के लिए। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा के स्तर को बचा के रखे और उनको बच्चों को वो सुविधा वहाँ अपने गांव में दें, अपने गांव के स्कूलों में दें, ताकि बच्चे बाहर पढ़ने भी ना जाएं और प्राइवेट स्कूल तरफ भी ना भागें। और चिन्हांकित करके
समायोजन कर लिया गया था, अर्थात आसपास के स्कूलों में उसको मर्ज कर दिया गया था। अगर इसी प्रकार का शासन अगर निर्देश देता है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की स्कूलों की संख्या निरंतर कम हो रही है, जहां पर प्राइमरी स्कूल में बच्चों की दर संख्या हमेशा कम हुई है। और अब बात बारिश की। छत्तीसगढ़ में मानसून के फिर सक्रिय होने के बाद अब मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 3-4 दिन तक प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। 10 सितंबर तक बस्तर इलाके में भारी बारिश के आसार है। सितंबर की शुरुआत से ही बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून गतिविधियों में आई काफ़ी तेज़ी दिख रही है। इलाके में खेती के लिहाज से ये बारिश काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। कवर्धा में भी आज बारिश से किसानों को राहत मिली है। पिछले काफ़ी दिनों से क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान परेशान थे। हालांकि इस क्षेत्र में अब भी औसत से कम बारिश हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।